नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अपने जो पाठ्यक्रम है स्कूल व्याख्याता वाणिज्य का, इसमें जो सिलेबस शामिल है वह है एकल व्यापार, साझेदारी और कंपनी। तो विद्यार्थियों, हमने इन टॉपिक के बारे में व्यावसायिक संगठन को अच्छे से पढ़ ली है, व्यावसायिक विशेषताएं अपन ने पढ़ ली है। व्यावसायिक आर्थिक क्रिया है, मानवीय क्रिया है, वैधानिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, नियमित क्रिया है, ये सारी विशेषताएं अपन ने पढ़ ली। व्यवसाय के उद्देश्य अपन ने देख लिए, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, पैसा, रोजगार, उद्योगों के प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, विश्लेषणात्मक, निर्माणी, विनिर्माणी, संरचनात्मक, रचनात्मक, है ना, संगठक, कृत्रिम, सब प्रकार के अपन ने सब कुछ देख लिया। इसके अलावा एकल व्यापार को पढ़ लिया, साझेदारी को पढ़ लिया और कंपनी को पढ़ लिया। इसके अलावा दो टॉपिक जो है HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को वो भी अपन ने देख लिया, और एक सहकारी समिति को आज अपन देखेंगे। विद्यार्थियों, ये दोनों टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन थोड़ा सा इनका बेसिक परिचय लेंगे, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सीधी बात है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ये डाल दें तो फिर अपन को थोड़ा उनके बारे में पता होना चाहिए। विद्यार्थियों, आपने कंपनी के बारे में पढ़ लिया। कंपनी के बारे में आज मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ, थोड़ी सी बातें। विद्यार्थियों, वैसे अपन कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान पढ़ चुके हैं, कंपनी की विशेषताएं, कंपनियों के प्रकार, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, इसके अलावा आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत हो, ये अपन सब कुछ अपन जो है लास्ट क्लास में अपन ये पढ़े थे। विद्यार्थियों, आज जो है अपन मैं बात करने वाला हूँ, आज जो अपन पढ़ेंगे वो इस क्लास के अंदर जो है कंपनी के बारे में कुछ बातें देखेंगे। विद्यार्थियों, कंपनी निर्माण के चरण कई के मन में आता है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कंपनी के निर्माण के चरणों की, या मैं बात करने वाला हूं, तो मुख्य तौर से अगर मैं इनको करूं तो मैं 3 चरणों में डिस्क्राइब कर सकता हूं। नंबर 1 परिवर्तन, नंबर 2 समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन, और नंबर 3 यानी पूंजी अभिधा। विद्यार्थियों, बात करूं तो मैं कह सकता हूं परिवर्तन जो है ये है ना, ये आपके कंपनी निर्माण का प्रथम चरण है। ये आपके कंपनी निर्माण का प्रथम चरण है, यानी कि ये आपके प्रथम चरण कह सकते हैं, प्रथम सीढ़ी है। यानी कि आपसे पूछा जाए तो कंपनी निर्माण का प्रथम चरण क्या होता है, परिवर्तन। और जो ऐसा करते हैं वो व्यक्ति कहलाते हैं परिवर्तक। क्या कहलाते हैं, परिवर्तक कहलाते हैं, यानी कि प्रमोटर कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना। विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम 2013 से पहले किसी भी एक्ट में परिवर्तकों को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 यानी कि 2 सब क्लोज 69 में इसको परिभाषित किया गया था परिवर्तकों को। वास्तव में परिवर्तक क्या होते हैं, जिनके मन में कंपनी के बनाने का विचार आता है, यानी जो व्यवसाय के अवसरों की खोज करता है, व्यवसाय के अवसरों की खोज करता है, जिसके मन में विचार आता है कि कुछ करना चाहिए अपन को, जो अलग अलग पूंजी जुटाता है ना, पूंजी जुटाता है, पेशेवर सेवाएं लेता है, स्थान का चयन करता है, प्रारंभिक अनुबंध करता है, संभावना का पता लगाता है,
ये सब जो काम करता है, जो काम करने का सोचता है, उसे अपन कहते हैं प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर। धारा 269 में है, पहली दफ़ा कंपनी अधिनियम 2013 में इसको परिभाषित किया गया है। यानी कंपनी के निर्माण का अगर प्रथम चरण की बात की जाए तो कंपनी निर्माण का प्रथम चरण जो है, प्रथम सीढ़ी है, वो क्या है? परिवर्तन है। और जो ये परिवर्तन का कार्य करते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं। और ये प्रवर्तक जो है व्यक्ति हो सकता है, क्या हो सकता है? व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कोई निगमित निकाय हो सकता है। ये आपके क्या हो सकते हैं? प्रवर्तक हो सकते हैं विद्यार्थियों। प्रवर्तक होते हैं ये जो क्या है, व्यवसाय को, कंपनी को प्रारंभ करने का कार्य करते हैं। यानी ये स्टार्ट करते हैं, व्यवसाय के अवसरों की खोज करते हैं, पहचान करते हैं, पूंजी को जुटाते हैं, संभावनाओं का पता लगाते हैं, जो है आपके इसके अलावा ये संभावना का पता लगाते हैं, प्रारंभिक अनुबंध करते हैं, पेशेवर सेवाओं को लेते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। इसमें प्रवर्तकों में ये आपके हो सकते हैं व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय हो सकते हैं। धारा 269 में यानी 269 में ये आपके क्या है, इनको परिभाषित किया गया है। इसमें क्या कहा गया है प्रवर्तकों के बारे में? धारा 269 अगर बात करूं तो इसमें ये कहा गया है कि प्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जिनका परविवरण में उल्लेख हो। किसमें उल्लेख हो? परविवरण में उल्लेख हो। जिनका किस में उल्लेख हो? परविवरण में उल्लेख हो, प्रोस्पेक्ट्स में उल्लेख हो, यानी कि या फिर धारा 92 के तहत, धारा 92 के तहत जो वार्षिक रिटर्न की विवरणी प्रस्तुत की जाती है उसमें जिसका नाम हो, वार्षिक रिटर्न विवरणी प्रस्तुत की जाती है उसमें जिसका नाम हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। या फिर जो अंशधारक निदेशकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हो, है ना, जो अंशधारक निदेशकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या रखते हो? नियंत्रण रखते हो। या फिर जिनके निर्देशों में संचालक मंडल आदि, जिसमें निदेशक, संचालक मंडल, पेशेवर व्यक्ति कार्य करने के आदि हो, जिनके अभ्यस्त हो, कार्य करने के आदि हो, उनके निर्देशों को मानते हो, वो सब वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर पेशेवर व्यक्तियों के अगर आदेशों को माना जाता है, वो पेशेवर व्यक्ति अगर कोई प्रोफेशन की हैसियत से अगर किसी प्रकार का निर्देश देता है तो व्यक्ति प्रवर्तक नहीं है। ध्यान रखना प्रोफेशन की दृष्टि से। तो ध्यान रखना जिनके ये चीज़ें, जिनमें तीन ये चीज़ें आपके जो है वो प्रवर्तक कहलाते हैं। ऐसा उल्लेख इसमें है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 में दे रखा है, 269 में है। और ये बात भी ध्यान रखना, परिवहन में उल्लेख हो या धारा 92 के जो वार्षिक रिटर्न विवरणी प्रस्तुत की जाती है जिसमें उल्लेख हो, तो ये व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रवर्तक कहलाता है, जो आपके व्यवसाय के अवसरों की खोज करता है, संभावना का पता लगाता है। विद्यार्थियों कई बार मन में आता है कि प्रवर्तक सर फिर क्या प्रवर्तक कंपनी के स्वामी होते हैं? तो विद्यार्थियों मैं बताऊं, प्रवर्तक कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं। फिर मन में आता है कि सर क्या प्रवर्तक कंपनी के एजेंट होते हैं? तो विद्यार्थियों बता दूं, प्रवर्तक कंपनी के एजेंट भी नहीं होते, क्योंकि अभी तो कंपनी का निर्माण ही नहीं हुआ है। फिर मन में आता है क्या प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी होते हैं, यानी प्रन्यासी होते हैं, यानी प्रन्यासी या जिसे बोल सकते हैं ट्रस्टी होते हैं क्या? ये भी मैं कह दूं नहीं होते हैं। तो फिर होते क्या है सर प्रवर्तक? तो प्रवर्तक का कंपनी के साथ होता है विश्वास आश्रित संबंध है। ये तो केवल विश्वास पे टिका हुआ है,
किस पे टिका हुआ है? विश्वास व संबंध टिका हुआ है। यानी कि तो आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, कंपनी और प्रवर्तकों का विश्वास आश्रित संबंध है। ना तो कंपनी के प्रवर्तक स्वामी होते हैं, ना ही एजेंट होते हैं, ना ही ट्रस्टी होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। प्रवर्तकों के बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है। इसमें विद्यार्थियों अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों उसके बाद मैं बात करूं आगामी चरण की, समामेलन की। जब ये सारी बातें हो जाती है तो ये प्रवर्तक क्या करते हैं आपको पता है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी का क्या करवाते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके लिए पास सीमा नियम, अंतर नियम, जो जो प्रलेख चाहिए होते हैं उनको क्या करवाते हैं? जमा करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? जमा करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्या करवाते हैं? जमा करवाते हैं। और आपको पता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास जब जमा करवाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समामेलन की प्रक्रिया होती है। परिवर्तन के बाद जब अपन की इच्छा होगी कंपनी का निर्माण करना है तो अब समामेलन के लिए अपन क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। समामेलन के लिए क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। विद्यार्थियों मैं बताऊं जो समामेलन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि एक जो है DIN की कंपनी का जो निदेशक बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? जो व्यक्ति निदेशक बनना चाहता है यानी संचालक बनना चाहता है तो वो किसको आवेदन करेगा? केंद्र सरकार को आवेदन करेगा। किसको आवेदन करेगा? ध्यान रखना, केंद्र सरकार को आवेदन करेगा। और केंद्र सरकार एक नंबर जारी करती है जिसे अपन बोलते हैं DIN, यानी इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी निदेशक पहचान संख्या। ये निदेशक को कौन जारी करती है? ये केंद्रीय सरकार जारी करता है। और आवेदन के 30 दिनों के भीतर यानी आवेदन के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर या क्या कर दिया जाता है? ये आपको DIN नंबर जारी कर देती है। कौन जारी कर देती है? केंद्र सरकार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि किसी को DIN नंबर जारी हो गए तो उसके बाद आवेदन नहीं कर सकता है। यानी DIN नंबर आपके एक ही बार जारी होते हैं। DIN नंबर जारी होने के बाद आवेदन नहीं कर सकता है। DIN जारी होने के बाद आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन केंद्रीय सरकार को किया जाता है। और ये कितने अंकों का होता है? तो ये 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है भाई? ये DIN नंबर आपके 8 अंकों का होता है। तो विद्यार्थियों ये आपकी बात थी DIN की। इधर मैं बात करूं जब आवेदन किया जाता है तो कंपनियों के लिए जो है एक नंबर CIN नंबर भी जारी किया जाता है। यानी कि कॉरपोरेट यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर की मैं बात कर लूँ, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि जिसे मैं कहता हूँ निगम पहचान संख्या। और ये आपके कितने नंबरों का होता है? ये 21 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 21 अंकों का होता है। ये कौन जारी करता है? कंपनी रजिस्ट्रार जारी करता है। रजिस्ट्रार वो कंपनी जारी करता है। और ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो गई थी? 1 नवंबर 2000 से ये आपके CIN नंबर जारी किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों अब आपको जो है DIN और CIN में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों आप DIN और CIN के बारे में समझ चुके हैं कि आपके जो है पुनः आवेदन ये नहीं कर सकते हैं। एक बार आवेदन जारी होने के बाद आवेदन के 1 माह के भीतर केंद्र सरकार जारी कर देती है। इधर ये 1 नवंबर 2000 से CIN नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो निगम पहचान संख्या 21 अंकों का, ये आपके 8 अंकों का। इसके अलावा जब ये सब प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो आपको मैं बताऊं क्या जारी कर दिया जाता है? आपके जारी कर दिया जाता है समामेलन का प्रमाण पत्र। क्या जारी कर दिया जाता है भाई? समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
और पंजीयन होने के बाद तो विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होते ही कंपनी आ जाती है अस्तित्व में। किस में आ जाती है? कंपनी आ जाती है, अपने वैधानिक अस्तित्व में आ जाती है। कंपनी का हो जाता है जन्म, यानी समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी का जन्म का प्रमाण पत्र है, और इसे मैं कह सकता हूँ वैधानिक प्रमाण पत्र है, निश्चयात्मक प्रमाण पत्र है। ये आपका वैधानिक निश्चयात्मक जन्म का प्रमाण पत्र, कंपनी के अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। कौन सी चीज़ भाई? समामेलन का प्रमाण पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट होता है समामेलन का प्रमाण पत्र। और समामेलन के प्रमाण पत्र को जिस तिथि को जारी किया जाता है, यानी जो तिथि इस पर छपी है उस तिथि से क्या माना जाएगा? समामेलन माना जाएगा कंपनी का। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि समामेलन, या लिखता हूं, जो तिथि समामेलन पर प्रमाण पत्र पर अंकित है उसी से अस्तित्व में माना जाएगा। यानी कि उसी तिथि से क्या माना जाएगा? अस्तित्व में माना जाएगा, भले ही ये तिथि क्या छपी हो? गलत छपी हो। चाहे ये तिथि गलत हो तो भी माना जाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यानी कि जो तारीख समामेलन के प्रमाण पत्र अंकित है उसी तिथि से कंपनी का जन्म माना जाएगा, उसी तिथि से कंपनी का समामेलन हुआ माना जाएगा, चाहे वो तिथि गलत भी क्यों ना छपी हो। यानी कि कंपनी अगर उस तिथि के बाद जो उस प्रमाण पत्र पर छपी उस तिथि के बाद किसी प्रकार का अनुबंध करती है तो उसके लिए कंपनी को क्या ठहराया जा सकता है? उत्तरदायी ठहराया जाता है, क्योंकि कंपनी का हो चुका है समामेलन, कंपनी आ चुकी है अस्तित्व में। तो ये बात भी ध्यान रखना, यानी कंपनी का समामेलन होते ही कंपनी का कानूनी रूप से अस्तित्व हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कंपनी का गठन अनैतिक उद्देश्यों के लिए हो गया, मान लो कंपनी का गठन हो गया अनैतिक उद्देश्यों के लिए कर दिया, अनैतिक उद्देश्य वाली कंपनी है, लेकिन अगर फिर भी कंपनी का समामेलन हो गया तो ध्यान रखना, यानी कि तो भी ये समामेलन हो गया तो भी वैध है। यानी कि आप क्या नहीं कर सकते? समामेलन प्रमाण पत्र को रद्द करने से, प्रमाण पत्र को केवल रद्द करने से कंपनी का समापन नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी कि अब आपको अगर कंपनी का समापन करना है तो कंपनी के समापन की वैधानिक प्रक्रिया का, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। यानी कि कंपनी का समामेलन होने के बाद कंपनी का समापन ही एकमात्र तरीका है कंपनी को ख़त्म करने का, और वो एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। चाहे कंपनी का समामेलन, चाहे प्रमाण पत्र, चाहे गलत तिथि छपी हो, चाहे अनैतिक उद्देश्य के लिए हो गया हो। यानी कि ये बात इसलिए जो है रजिस्ट्रार है कंपनी का समामेलन है, बहुत ही जांच करके प्रलेखों को, आवश्यक दस्तावेजों को देखकर ही ये प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और आपको पता है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही जो निजी कंपनी हो क्या कर सकती है? व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी को क्या करना होता है? जो है व्यवसाय प्रारंभ करने का क्या करना होता है? प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। और आपको पता है निजी और सार्वजनिक कंपनी दोनों को ही, चाहे निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक हो, निजी व सार्वजनिक दोनों को ही 180 दिनों के भीतर समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 180 दिनों के भीतर क्या करना होता है? समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 180 दिनों के भीतर क्या करना होता है? 180 दिनों के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। विद्यार्थियों, ये थी आपके समामेलन से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप समझ गए होंगे, आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कंपनी के समामेलन के बारे में। यानी कंपनी के समामेलन के लिए वो कार्यालय की पंजीकृत कार्यालय सूचना, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, वो सब जमा करवा दिए जाते हैं। कंपनी का समामेलन ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका सर्टिफिकेट है, जिसे वैधानिक प्रमाण पत्र है, कंपनी का अस्तित्व का प्रमाण पत्र है, कंपनी का निश्चयात्मक प्रमाण पत्र है, ये आपका वैधानिक प्रमाण पत्र है, कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र है। और मैंने ये बता दिया, चाहे तिथि गलत भी छपी हो, लेकिन जिस तिथि को, जो प्रमाण पत्र में जो तिथि छपी है उसी तिथि से कंपनी का समामेलन माना जाएगा। भले ही चाहे कंपनी का जो है पहले प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दियो, भले ही आपने बाद में किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले ही आपका उद्देश्य अनैतिक हो, लेकिन समामेलन हो गया, प्रमाण पत्र जारी कर दिया, कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है। अब कंपनी एक ही आपके पास
ऑप्शन है कंपनी का समापन। वैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र रद्द करने से अभी कुछ नहीं होने वाला है। ये आप समझ गए होंगे। DI नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, CI नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, निगम पहचान संख्या, निदेशक पहचान संख्या, और CI नंबर कौन जारी करता है? रजिस्ट्रार, और कंपनियों का रजिस्ट्रार क्या करता है? CIN नंबर जारी करता है। तो विद्यार्थियों, इसमें अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके हो गया कंप्लीट। ये इसलिए बता रहा हूँ, आपके कहीं से अगर कोई प्रश्न इनमें से आ जाता है तो वैसे आएगा नहीं की संभावना तो कमी होती है, लेकिन फिर भी आ जाए तो बस थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ सर कल आप ऐसा नहीं कि सर आप ये थोड़ा सा पढ़ा देते ना तो हमारे एक प्रश्न जो है सही हो जाता। तो गलत नहीं होना चाहिए। अपना एक ही मकसद है, जितना पढ़ेंगे उतना एकदम ठोक बजा के पढ़ेंगे। गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। आप चाहें तो पिछले नोट्स चेक कर सकते हैं। आपके जो है ऐप के अंदर मैंने नोट्स हैं डाल रखे हैं, जो आज तक के टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक कंप्लीट होने तक के नोट्स डाले हुए मैंने, आप उनको चेक कर लीजिए। लास्ट वाले पेपर को मिला लेना, आप पता चल जाएगा आपको। और विद्यार्थियों, बात करें पूंजी अभिधान की, यानी कि कंपनियों को क्या करना होता है। जो सार्वजनिक कंपनी होती है, वो जनता से क्या करती है? पूंजी आमंत्रित करती है, जनता को अंशों का निर्गमन करती है। इसके लिए पूंजी अभिधान करती है। इसके अंदर न्यूनतम अभिधान, अधि अभिधान, न्यून अभिधान, इनके बारे में अपन जब कंपनी टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी में तो वहाँ पढ़ेंगे, अपने पूंजी अभिधान की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, है ना। ये सभी के पास रजिस्टर्ड करवाई जाती है, सूचीबद्ध किया जाता है कंपनियों को। फिर ये जो है निर्गमन की पूरी अपन प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपकी जो मैंने बातें मैंने आपको बता दी। अब विद्यार्थियों, एक और छोटा सा टॉपिक है सहकारी समिति, जिसे मैं ले लेता हूँ यहाँ, क्योंकि वो भी आपके क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कल ने ऑप्शन में आ जाए तो अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सहकारी समिति क्या होती है। विद्यार्थियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको सहकारी समिति के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सहकारी समिति यानी जिसे अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी भर्ती भी आ रखी है कोऑपरेटिव की, आपको पता है। विज्ञापन दोबारा आएगा जल्द ही, क्योंकि पहले जो विज्ञापन आया था उसको बाद में रद्द कर दिया गया था। वापस फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसकी टेस्ट सीरीज भी हमारे पावर स्टडी एप्लीकेशन के अंदर चल रही है। यदि आप में से कोई तैयारी करना चाहता है कोऑपरेटिव बैंक की, जिसमें सीनियर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्टों की, तो अकाउंटेंसी है, कोऑपरेटिव एक्ट है, कोऑपरेटिव रूल है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, और कंप्यूटर के जो है MCQ है, आपको टेस्ट सीरीज में शानदार तरीके से आपको अवेलेबल होने वाले। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यानी कि सहकारी समिति की। विद्यार्थियों, सहकारी समिति अगर मैं बात करूँ तो जो है ये आपकी सहकारी समिति है, जैसा नाम से पता चल रहा है, को और ओपेरी, ये ओपेरी शब्द से है ये लिया गया। ये लैटिन भाषा का शब्द है। आपके कौन सी भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द से बना गया है सहकारी समिति। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो सहकारी समिति अधिनियम है, एक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं 1912। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत अपन बात कर रहे हैं। इसमें जो न्यूनतम सदस्यों की मैं बात करूँ, अगर मैं न्यूनतम सदस्यों की बात करूँ तो ये होते हैं वयस्क सदस्य होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, और ये कितने होने चाहिए? न्यूनतम 10। कितने होने चाहिए? यानी न्यूनतम 10 सदस्य मिलकर क्या कर सकते हैं? ये आपके सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। कितने सदस्य मिलकर के? न्यूनतम 10 वयस्क सदस्य मिलकर के, बालिग सदस्य होने से ये स्थापना कर सकते हैं। वैसे आपने गाँव के अंदर कई बार शब्द सुना होगा संस्था शब्द, यानी कि समाज की अलग अलग समाज जो है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाता है। जैसे किसी के घर पे जमा हो, जागरण हो, कोई शादी का फंक्शन हो, तो वहाँ पर बर्तन वगैरह जो है आप क्या है वहाँ से लेकर के आ जाते हैं। आपको किसी प्रकार का भाड़ा किराया नहीं लगता है, या फिर लगता है तो नाम मात्र का लगता है। ये समझ लो सहकारी समितियों की उत्पत्ति उसी प्रकार से हो, यानी कि आपस में मिलजुल कर, यानी सहयोग की भावना। यानी इसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? सहयोग की भावना। कौन सी भावना भाई? सहयोग की भावना। इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि सहयोग की भावना पर ही आधारित है। यानी इसका उद्देश्य क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए तत्पर रहते हैं। एक सब के लिए और सब एक के लिए, यानी इसका जो मूल उद्देश्य सहयोग की भावना है, आपस में मिलजुल करके सहयोग करते हुए, यानी किसी को आवश्यकता आती है। अलग अलग सहकारी समितियां होती है, उपभोक्ता सहकारी समितियां,
सहकारी ऋण समितियां होती है ना, आवास समितियां होती है, उत्पादक समितियां होती है, विपणन समितियां होती है। कुल मिला के इनका सहयोग करने का पर्पज रहता है, मेन उद्देश्य सहयोग की भावना है। इसमें जो न्यूनतम सदस्य 10 होने चाहिए, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम निर्धारित नहीं है, इस एक्ट में कोई निर्धारित नहीं है सदस्यों की संख्या। इसमें बात करें, इसमें इसके अलावा जो आपकी ये है, इसकी बात करें, इसमें जो है एक सदस्य एक वोट दे सकता है, यानी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। एक सदस्य एक वोट, यानी कि ये समानता के सिद्धांत पर भी आधारित है, यानी सभी को समानता का महत्व है। इसमें समानता की बात की जाती है, यानी किसी ने ज़्यादा पूंजी लगा रखी है, उससे इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ज़्यादा कोई अस्तित्व करे, उसका ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी प्रकार से उसकी ज़्यादा चलने वाली है, ऐसे कुछ नहीं है। सबके वेट की वैल्यू क्या बराबर है, जितनी पूंजी लगा रखी है उससे कोई तात्पर्य यहाँ मतलब नहीं है, यानी किसी का जो है यहाँ पर इसको हाईजैक करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सीधी सी बात ये है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करूँ, हाँ, यहाँ दायित्व क्या होता है भाई, दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, यानी पूंजी तक अगर आपने लगाई है, आपका दायित्व क्या होता है, सीमित दायित्व होता है। हाँ, सहकारी समिति का पंजीयन करवाना क्या है, पंजीयन अनिवार्य, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है भाई, अनिवार्य होता है, पंजीयन अनिवार्य होता है। सीमित दायित्व होता है, इसका क्या है, वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी ये रजिस्टर्ड हो जाती है, सीधी सी बात, इसका अपने क्या जाता है, अस्तित्व हो जाता है, इस एक्ट के तहत ये क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। इसके अलावा इसमें गोपनीयता की कमी होती है, गोपनीयता की कमी होती है, क्या होती है, गोपनीयता की कमी होती है, क्योंकि इसकी जो धारा 7 है ना इस एक्ट की, वो धारा 7 कहती है आपके क्या खर्च करना है वो सब आपको एकदम मीटिंग में सबके सामने रखना पड़ेगा, खातों को पेश करना पड़ेगा। तो इसमें गोपनीयता फिर बनी नहीं रहती है, यानी आपके जो है गोपनीयता नहीं रह पाती है इसमें। तो विद्यार्थियों ये चीज़ समझ गए होंगे, इसमें गोपनीयता की कमी रहती है, ये आपके जो है आपको मैंने बता दी है। मेन चीज़ें तो इसमें यही थी, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति सब साथ मिलकर के काम करते हैं, सहयोग की भावना के लिए काम करते हैं। ये आपके लैटिन भाषा के शब्द कोऑपरेरी से जो है, कोऑपरेरी शब्द से लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी को का मतलब है साथ में, यानी कार्य करना, यानी मिलकर कार्य करना, साथ कार्य करना, ठीक है। सहयोग पूर्वक कार्य करना इसका अर्थ है, आपके सहयोग की भावना है, समानता है, इसमें एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है, बिना पूंजी से कोई प्रभावित ये नहीं होती है, सीमित इसमें दायित्व होता है, वैधानिक इसका अस्तित्व होता है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन इसका अनिवार्य होता है, इसमें एक सब के लिए सब एक के लिए इसका मूल उद्देश्य है। गोपनीयता इसमें कमी होती है, क्योंकि धारा 7 के तहत आपको क्या करना है, खातों का है जो आपका है उसमें आपको है मीटिंग में सबके सामने रखना पड़ता है। ये आपकी थी सहकारी समिति, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये आपके क्योंकि वैसे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में आए तो अपन इसको कर सकते हैं। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होती है, सदस्य होने से बालिग वयस्क सदस्य होने चाहिए, यानी कि, और जो आपके अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा इसमें निर्धारित है नहीं। इस एक्ट के तहत सहकारी समिति अधिनियम की बात करें तो अधिनियम 1912 है, और ये वैसे बहुत सारी समितियों के प्रकार होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक समितियां होती है, ये आपके उत्पादक समिति, विपणन समितियां, ये आवास भी अवेलेबल करवाती है, आवास समितियां, इस प्रकार ये खूब सारी जो है प्रकार की दुग्ध समितियां भी होती है, आप देखते हैं, है ना। तो ये आपके समितियों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये है, तो ये आपके जो है इसमें सहयोग की भावना है, सबको साथ में लेकर के चलना है, यानी कि उनको क्या करना है जो है, ये आपस में क्या देते हैं, लोन भी देते हैं, ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, यानी आपस में सदस्य क्या देते हैं, लोन देते रहते हैं, यानी ब्याज की दर है वो क्या कम लगती है, यानी ऋण समितियाँ भी होती है, ये ऋण अवेलेबल समितियाँ भी होती है, ऋण लोन भी अवेलेबल कराती है। तो कुल मिला के ये सब सीधी सी बात है, सबको साथ में लेकर चलना है। ये कुल मिला के एक ग्रुप होता है सदस्यों का, इसमें जो है एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है। ये क्या करते हैं, साथ में मिल करके काम करते हैं, सहयोग की भावना इनका मूल मंत्र है। उद्देश्य इनका स्लोगन है, एक सब के लिए सब एक के लिए काम आएगा, यानी हम आपके आधी रात को काम आएंगे, तुम भी हमारे आधी रात को काम में आना, जब भी जरूरत पड़े हम काम आएंगे, यानी सब कुल मिला के काम आने के लिए एक निर्माण किया है, ताकि जो है दूसरे जो है बड़े बड़े धनी सेठ पूंजीपति उनसे बचा जा सके। इनकी रेट भी दरें भी क्या होती है, कम होती है, ब्याज की दरें हो, अगर ये सामान की जो होती है भंडार समितियाँ होती है, इनकी जो है
जो मूल्य होता है वस्तुओं का वो भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये लाभ पर काम नहीं करती है, ये लाभ के लिए नहीं काम करती है। सीधी सी बात है, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। और अगर फिर भी कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो सीधी सी बात है, वो सदस्यों में क्या कर लेते हैं, ये सदस्यों में बांट देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आपके व्यावसायिक संगठन के स्वरूप हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको बताने चलने वाला हूँ, लास्ट टाइम जो प्रश्न आए थे वो क्या आए थे, उनके क्या उत्तर थे और क्यों डिलीट हुए, और अपने जो अब तक पढ़ा है उसमें से क्या क्या कवर हुआ है। अब आप अपना जो है नॉलेज चेक करना देखें। चलिए विद्यार्थियों, बात करते हैं। ये लो, ये कंपनी में शब्द यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि अपने हो चुके हैं कंप्लीट, सब चीज़ों को अपन पढ़ चुके हैं। एचयूएफ और सहकारी समितियों को भी अपने जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लिया है। ये लो विद्यार्थियों, ये लास्ट ईयर का पेपर है, एग्ज़ाम डेट 12/10/22। इससे पहले हमने नोट्स और मॉडल पेपर अवेलेबल करवाए थे, आपने उनको चेक किया होगा। चलिए विद्यार्थी, इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। आपका एक प्रश्न है कि कौन सी नाम मात्र के साझेदार की विशेषता है। ये अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ साझेदारों के प्रकार में, चाहे नाम मात्र के साझेदार हो, चाहे गत्यावरोध यानी प्रदर्शन विबंधन साझेदार हो, चाहे सक्रिय साझेदार हो, चाहे निष्क्रिय साझेदार हो, जिसे सुप्त सुषुप्त साझेदार भी कहते हैं, है ना, चाहे नाबालिग साझेदार हो, सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाम मात्र का साझेदार, ये प्रश्न आया था, नाम मात्र के साझेदार की विशेषता। तो देखो ऑप्शन था, क्या पूंजी लगाता है, ऑप्शन बी था प्रबंध में भाग लेता है, ऑप्शन सी था लाभ हानि में भागीदार, ऑप्शन डी था असीमित दायित्व। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। देखो विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, नाम मात्र का साझेदार है जो अपना क्या है, नाम प्रयोग करने की अनुमति देता है, उसका नाम यूज किया जाता है। इसके लिए अगर उसके कोई नाम के कारण, है ना, उसके कारण अगर कोई रुपए देता है उसके प्रति उसका दायित्व होता है। तो इसमें विशेषता पूछा था, तो देखो ये पूंजी तो नहीं लगाता है, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता है, लाभ हानि में भागीदार भी नहीं होता है, लेकिन तीसरे पक्षकार प्रति दायित्व होता है, असीमित दायित्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है अपने नोट्स में बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न था, व्यवसाय वाणिज्य और व्यापार तथा उद्योग में किसका क्षेत्र व्यापक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन था आपका, व्यवसाय वाणिज्य व्यापार और उद्योग में व्यापक क्षेत्र किसका है। सीधी सी बात है, किसका क्षेत्र बड़ा है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा। जो है मैंने आपको बताया था व्यवसाय के मैंने बताया था उद्योग, इधर मैंने आपको बताया था वाणिज्य में मैंने बताया था आपको व्यापार, इधर मैंने बताया था व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब देख लो जो सबसे ऊपर कौन सा है जिसका क्षेत्र बड़ा है, तो सीधी सी बात है व्यवसाय, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, सहकारी समिति अपने सिलेबस में नहीं है, और सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो मैंने अभी आपको बताया न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और सदस्य होने चाहिए वयस्क यानी कि बालिग सदस्य होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण ये प्रश्न क्या हो गया, डिलीट। ठीक है, आगे चलते हैं।
Voice call from Anjani Mummy Geo on Sim Sim 1. अगला प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है और ये भी अपने नोट्स में दिया हुआ है। सहकारी समिति वाला अपने नोट्स में नहीं था क्योंकि अब सिलेबस में नहीं था, इसलिए डिलीट तो होना ही था जब अपने नोट्स में ही नहीं था। लेकिन इस बार मैंने जो सहकारी समिति जो नोट्स अपडेट चल रहे हैं उसमें सहकारी समिति के बारे में जो मैंने पढ़ाया आपको, ये लाइनें मैंने डाल दी है। कल ऑप्शन में अगर सहकारी समिति आए या एचयूप आए तो तुम गलत ना करो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी के, यानी सीधी सी बात है, कंपनी के निदेशक यानी कि बात करूं संचालक मंडल को कौन चुनते हैं? सीधी सी बात है, मैंने बताया कि संचालक मंडल को कौन चुनते हैं। सीधी सी बात है, मैंने कहा था सदस्य होते हैं अंशधारी, वही चुनते हैं, उन्हीं की तरफ से ये कार्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंशधारी यानी शेयर होल्डर होते हैं, इनका क्या करते हैं? चुनाव। ऑप्शन था सामान्य जनता। भाई जनता क्यों करेगी? जनता ने जब अंश ही नहीं खरीदे तो जनता से क्या मतलब है? कर्मचारियों से क्या मतलब है? कर्मचारियों तुम वेतन नहीं ले रहे क्या? सीधी सी बात है, ले रहे ना, क्या मतलब है? सरकारी निगाह गवर्नमेंट को क्या मतलब है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंशधारी शेयर होल्डर। अगला प्रश्न है भाई, देखें अगला प्रश्न क्या था। इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक में क्या प्रश्न थे अपने जो अपन अब तक पढ़ा है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? वाह भाई, अपने नोट्स में से और अपने ये तो मॉडल पेपर में से भी था और अपनी टेस्ट सीरीज में से भी ये प्रश्न था। और विद्यार्थियों ने कहा था सर ये प्रश्न आप डिलीट कराओ, तो मैंने कहा भाई करवाना पड़ेगा, और तो क्या ऑप्शन है? व्यावसायिक, चेक कर लेना भाई, व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप। तो विद्यार्थियों ऑप्शन में इस प्रकार थे, एकल स्वामित्व यानी एकल व्यापार, ऑप्शन बी था कंपनी, ऑप्शन सी था HUF यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जिसे अपन बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और अगला ऑप्शन अपने सामने था साझेदारी। अब विद्यार्थियों इस प्रश्न में एक्चुअल में बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन एक्चुअल में इस प्रश्न के साथ फ्रेमिंग गड़बड़ी होगी बनाने वाले से। क्यों? देखो मैं बताऊं, अगर प्रश्न पूछता व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप है, अब विद्यार्थियों कंपनी तो इसमें है ही नहीं, साझेदारी इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए। मामला फंस जाता है ए और सी में। यहाँ फंसता क्या? देखो व्यावसायिक संगठन का अगर प्राचीन स्वरूप की सीधी सी बात करूं, अगर मैं मान लो वर्थ लेवल पे करूं, वर्ल्ड लेवल पे करूं, अगर सीधी सी बात करूं, सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है? एकल व्यापार है। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? एकल व्यापार। परंतु विद्यार्थियों इसने ये नहीं पूछा कि भारत की बात कर रहा है या विश्व स्तर की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है इसमें कन्फर्म नहीं है। तो विद्यार्थियों व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप HUF भी है, क्योंकि भारत के संदर्भ में कौन है? HUF, भारत के संदर्भ में। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत में व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप क्या है, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। वैसे व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप पूछा जाए वर्ग स्तर पर, अगर सीधा प्रश्न ऐसा ही हो व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप कौन सा है, तो एकल स्वामित्व। अब विद्यार्थियों अगर ऑप्शन में HUF नहीं देता ना, तो आपका एकल स्वामित्व राइट था और कोई इसको डिलीट भी नहीं करवाता और होता भी नहीं डिलीट, क्योंकि व्यावसायिक संगठन सब सामने ऑप्शन ये दिए तो एकल स्वामित्व राइट होना ही था। लेकिन अब समस्या क्या आ गई? दोनों में आ गई, इसलिए डिलीट करना पड़ा, तो ये पर्सन डिलीट हुआ। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन अगर मैं टेस्ट सीरीज में ये पर्सन डाला भी था हमने, व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप है, और हमने ऑप्शन में क्या नहीं डाला, एक ऑप्शन में इन दोनों से एक को डिलीट कर दिया, एक को हटा दिया। तो अब आप समझोगे फिर इसका मतलब फिर चाहे आपसे कोई भी हो, अगर ये हटा के दूँ व्यावसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप, तो फिर तुम HUF करोगे, अगर ये हटा के दूं तो फिर एकल स्वामित्व करोगे, मैं भारत के संदर्भ में पूछूं तो फिर ये करोगे, वर्थ लेवल पे पूछूं फिर ये करोगे, अगर ऑप्शन में साथ में दूं तो ये इस प्रकार का प्रश्न था। अगला प्रश्न था, बात करें आगे, इधर से मैं मिटा देता हूं, ये प्रश्न मैं मिटा देता हूं। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था सही युग्म को पहचानना है, यानी सही कथन को पहचानना है आपको। कह रहा है सही युग्म को पहचानो, सही पहचानना है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है? सार्वजनिक कंपनी, ये बात कर रहा है सार्वजनिक कंपनी, इधर बात कर रहा है मिनिमम मेंबर की बात कर रहा है, इधर लिख रहा है 2, कितने 5 लिख रहा है, ये 5।
बी कह रहा है निजी कंपनी, यहाँ कह रहा है ये 2 सदस्यीय न्यूनतम की बात कर रहा है ये सारी, इधर कह रहा है साझेदारी बात कर रहा है 2 सदस्यीय, इधर ये बात कर रहा है सहकारी समिति और 20 सदस्यों की बात कर रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने इसलिए आपको सहकारी समिति पढ़ा है क्योंकि ऑप्शन में सहकारी समिति आ गया है कि अब अपन इसको अगर आपको नहीं पता है तो फिर अपन इसको कुछ भी नहीं करवा सकते, डिलीट भी नहीं करवा सकते कि सामने वाले की कोई गलती इसमें नहीं है। तो विद्यार्थियों मैं बात करूँ सार्वजनिक कंपनी, आपको पता है न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, गलत कर दो 7 होते हैं, गलत हो गया ये नहीं, ऑप्शन तो खारिज हो गया। साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, इसमें 2 थोड़ी लिखा है, फिर साझेदारी में कितने लिखे हैं, 8 लिखे हैं, यहाँ 8 है। साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने, 8 का ऑप्शन दिया है। तो साझेदारी में आपको पता है न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं और अधिकतम संख्या कितनी है, 50। उल्लेख किसमें अधिकतम सदस्यों की सीमा का, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में उल्लेख किया गया, अधिकतम 100 हो सकते हैं। फिर प्रावधान कर दिया कंपनी में संशोधन विधि नियम 10 में 2014 में कि अधिकतम सदस्य संख्या 50। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला सहकारी समिति में 20 नहीं होते, ये होते हैं आपके मिनिमम 10 सदस्य। आपको मैंने अभी बताया था वैसे होने चाहिए 10 सदस्य, तो ये गलत हो गया। पीछे बचा कौन सा ऑप्शन बी, क्योंकि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं 2। अधिकतम कितने होते हैं भाई, अधिकतम 200। भाई को डाउट किया, इतने आसान प्रश्न है और अपने सारे अभी क्लासों में कंप्लीट कर लिए इन सब टॉपिक को। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न और है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की भी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है। ये भी डिलीट गया, क्यों, साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है। ऑप्शन ए था साझेदारी अनुबंध, अगला था साझेदारी अधिनियम, अगला ऑप्शन था साझेदारी सलेख यानी पार्टनरशिप डीड, अगला ऑप्शन था समझौता। विद्यार्थियों यहाँ तो यह जो एग्जामिनर था ना, जिसने ये प्रश्न बनाया था ना, वो खुद ही फंस गया और उसे क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। खुद ही फंस गया, अपने ही बिछाए जाल में वो क्या हो गया, फंस गया। कई बार होते ना, जैसे शिकारी अपने जाल में फंस जाता है, तो इस स्कूल में गया था वाणिज्य के पेपर में, उसने कुछ हटके करने की कोशिश की और अपने बड़े बड़े बिछाए जाल में वो क्या है, फंसता चला गया कई प्रश्नों में। यहाँ वो फंस गया, जैसे यहाँ फंसा वैसे यहाँ भी फंस गया वो। देखो जैसे इसमें तो वो सहकारी समिति देने का डिलीट कर हो गया, यहाँ वैसे फंस गया वो। अब देखो साझेदारी फर्म के बीच समझौते को, मैंने आपको बताया साझेदारों के मध्य समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, गर्भित भी हो सकता है। अब देखो यहाँ इसने अगर कुछ कहा नहीं है, अगर लिखित कह देता ना कि ये साझेदारों के बीच फर्म या कैसे भी हो व्यक्तियों के बीच लिखित समझौते को कह देता ना, तो आपका सीधा सा ये राइट हो जाता साझेदारी सलेख। किसी को भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार का कोई इसमें विवाद नहीं होता। लेकिन इसने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, इसने लिखित शब्द नहीं लिखा, इसने केवल लिख दिया साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है। अब देखो समझौते को कहा जाता है, तो आपको मैंने कहा समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, गर्भित भी हो सकता है। और जब मैंने आपको पढ़ाया साझेदारी विशेषताएं, तो मैंने कहा था कि समझौता या अनुबंध होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 5 में कहा गया। उसके अनुसार साझेदारी का जन्म भी किससे होता है, समझौते से ही होता है। समझौता या अनुबंध यानी साझेदारों के मध्य। तो अब देखो ये, चलो ये तो साझेदारी एक्ट, ये ऑप्शन तो कट गया। अब बताओ अब ऑप्शन कितने बच गए, साझेदारी अनुबंध की बात सही है, समझौते को अनुबंध भी कहा जाता है, समझौता भी कहा जाता है, साझेदारी सलेख भी हो सकता है। समझौता अगर मौखिक लिखित गर्भित इसने कुछ नहीं कहा तो लिखित मान लेते हम तो भाई ये तीनों ही हम तो राइट मान रहे हैं। अब तुम बताओ क्या पूछना था तुमको, डिलीट जाना ही था, हो गया डिलीट, हम क्या करें, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है,
ये भी अपन एकल स्वामित्व से 2 प्रश्न आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एकल स्वामित्व विशेषता नहीं है, अच्छा प्रश्न मानता हूँ मैं इसको। सामने वाले ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। देखो ये प्रश्न अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा प्रश्न लगा, क्योंकि जब विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, विद्यार्थी को सोचना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन इसने थोड़े से इजी बना दिए, बाकी प्रश्न बढ़िया पूछने का था इसका। शीघ्र निर्णय यानी जल्दी से डिसीजन, ऑप्शन बी था। सीमित दायित्व, ऑप्शन सी था इसका स्वतंत्र अस्तित्व, ऑप्शन डी था दोनों, 2 और 3 बी हुए सी। ये आपका प्रश्न था। लो भाई ये आपका प्रश्न था, और ये मेरे हिसाब से ये वैश्विक संगठन स्वरूप के जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हो गए। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें एकल स्वामित्व विशेषता नहीं है, यानी आपको विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो आपको देखो शीघ्र निर्णय क्या है, क्या तो सीधी सी बात है भाई, बंदा अकेला है। अरे अकेला बंदा व्यापार कर रहा है, उसकी चलती है, उसकी तुत्ती बोलती है, यहाँ सब उसका राज है ना, सब कुछ कौन है, वही है, अकेला बंदा मालिक है। यानी इसको अपनी पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं है, बंदा मालिक है, अपने घर का मालिक है, सब इसकी चलती है। तो सीधी सी बात है, ये शीघ्र निर्णय लेगा। तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। डिसीजन लेने में इसको किसी टाइम थोड़ी लगेगा। टाइम किसको लगता है? जिसके घर में चलती नहीं है, उसको पूछना पड़ता है। पत्नी से पूछना पड़ता है कि वो चीज़ ला रहे हैं, ले आए क्या। बच्चों से पूछना पड़ता है, सबकी सहमति लेनी पड़ती है। तो भाई साहब डिसीजन में टाइम लगता है। लेकिन एक के व्यापार है, बंदा अपना खुद पे राज खुद करता है, दूसरे राज नहीं करते हैं। डिसीजन इसको लेना है, कोई काम करना है, व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, दुकान को आज खोलना है, नहीं खोलना है, तो शीघ्र निर्णय, ये तो इसकी विशेषता होगी। अब बताओ सीमित दायित्व, मैंने आपको बताया था अकेला बंदा है, दायित्व कैसा है इसका, तो ए सीमित है, इसकी तो घर की संपत्तियां भी बिक जाएगी। सीधी सी बात है, एकल व्यापार में घाटा लग जाता ना, लोग छोड़ते नहीं है, रुपए लेके रहते हैं, चाहे आपको अपनी निजी संपत्तियां बेचनी पड़े। और स्वतंत्र अस्तित्व तो होता ही नहीं। मैंने कहा कि एकल व्यापार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि इसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है, पृथक अस्तित्व नहीं होता। यानी कि कानून की दृष्टि में एकल व्यापार और एकल व्यापार का स्वामी दोनों क्या है, एक ही है, धनी दोरी वही है। तो तेरा ही धंधा है, चाहे तू किसी नाम से रखे। मान लो मैंने कोई नाम रखा, होटल किया या साड़ी की दुकान की, मैंने ऐसा लिखा कि फैंसी स्टोर, साड़ी स्टोर, ठीक है ना, मैचिंग स्टोर, लेकिन मेरा एकल व्यापार है, मैं वहाँ सोल प्रोप्राइटर हूँ। तो सीधी सी बात है, कोई वाद वगैरह होगा तो मेरे पे होगा, यानी सब कुछ जो है मैं ही हूँ। मैं नहीं भाई मेरी दुकान पे कराओ, तुम मुकदमा कराओ, भाई मैं उसके अलग हूँ ना। अपना पंजीयन थोड़ी है, अपना पंजीकरण थोड़ी है, अपना कोई पृथक अस्तित्व थोड़ी है, कानूनी रूप से अपना कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। तो बताओ ये दोनों तो विशेषता है ही नहीं। तो बताओ इसने पूछा क्या विशेषता नहीं है, तो ये दोनों विशेषता नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन क्या राइट हो गया, डी, यानी दोनों बी और सी, ये दोनों विशेषता नहीं है। अपन ने तो पावर स्टडी के आंसर की में भी यही बताया था, यकीन है तो देख लेना। और ये अपने उसमें नोट्स में भी था, और ये तो अपने मॉडल पेपर में भी था। तो विद्यार्थियों इस कुल मिला करके आज जो है अपना व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, जिसमें एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति, HUF, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लास्ट पेपर में आए हुए प्रश्नों को अपन ने देख लिया। अब कल से अपने स्टार्ट करने वाले हैं प्रबंध, मैनेजमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। अब हेनरी फ्योल पे चलेंगे, FW टेलर पे चलेंगे, जॉर्ज अल्टन मयो पे चलेंगे, गैरकुनाज को पढ़ेंगे, इयान हैमिल्टन को पढ़ेंगे। इन सब विद्वानों को अपन एक एक करके आगामी क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रबंध की प्रक्रिया पढ़ेंगे, प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे, अर्थ देखेंगे, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, इन सब को नियंत्रण, इसके अलावा अपने अभिप्रेरणा, निर्देशन के जो तत्व होते हैं, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, सब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तो तैयार हो जाइए प्रबंध के लिए। ये टेस्ट जो है कंपनी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब तक टेस्ट सीरीज में बिजनेस का टेस्ट हो चुका है, बिजनेस यानी व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक विशेषताएं, अर्थ उनका, एकल व्यापार का हो चुका है, साझेदारी का हो चुका है। नेक्स्ट टेस्ट आपके होगा कंपनी का, क्योंकि कंपनी टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। आज की क्लास को करते हैं यहीं। और यदि विद्यार्थियों आप में से कोई
ये वीडियो यूट्यूब पर भी है। आप इसमें से कोई विद्यार्थी अगर पावर स्टडी का कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर के पावर स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन है, इसकी लिंक है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप क्लास कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं। कोर्स को परचेज कीजिए, नाम मात्र का शुल्क है। साथ में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्यूज वगैरह सब कुछ फ्री निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, सब पावर स्टडी टीम के सहयोग से। धन्यवाद।